गुड इवनिंग सर। हम लोगों ने गुड इवनिंग पिछले टर्म पे हम लोगों ने काम किया इस पॉइंट पे कि वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम के बदले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे सोचें। अब यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की यदि मैं बात करूं तो देखिए ध्यान से दुआ अपना वो ठीक है हमारा किया नहीं सांस की काज करें। वर्क डन नेट इक्वल्स टू डेल्टा के। वर्क डन नेट का मतलब हो गया वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इक्वल्स टू डेल्टा के। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इक्वल्स टू डेल्टा के ई प्लस ब्रैकेट में माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इक्वल्स टू डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू। और हम लोगों ने इसे देखा। थैंक्स भव्या। अब हम लोग देख रहे हैं वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इक्वल्स टू डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू। फिर से एक बार देखिए, पहला लाइन वर्क डन नेट डेल्टा के ई बराबर है, दूसरा लाइन नेट वर्क डन में नॉन कंजर्वेटिव आएगा और कंजर्वेटिव आएगा, तीसरा लाइन वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव हो गया डेल्टा के ई प्लस माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। अपन ना हाल जो हमारे से कनेक्टेड है आई थिंक सो। एक मिनट जो ये केना पता चले છે કે કનેક્ટેડ છે। हाँ बस आप नेक्स्ट चेक करिए कि लास्ट लाइन में यदि मैं ऐसा करूं कि नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन नहीं था तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया तो इससे हमें अगला लाइन क्या मिल जाता है, जीरो इक्वल्स टू वर्क डन बाय जीरो इक्वल्स टू डेल्टा के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यहाँ से हमें क्या दिखने लगा के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। या तो ऐसे हम देख सकते हैं जिसको हम लोग लिखते थे मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, या दूसरा रास्ता है ये सोचने का कि लेफ्ट साइड में देखिए आ जाएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल और राइट साइड में आ जाएगा ये फाइनल माइनस के इनिशियल। तो एक ही आइडिया को दो तरह से हम लोग बोल सकते हैं। ये जो लास्ट लाइन लिखा है इसको क्या लिखेंगे, क्या पढ़ सकते हैं हम लोग, लास्ट लाइन को हम लोग पढ़ सकते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, या इसको दूसरे वर्डिंग में कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू कंजर्व, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। तो एक ही आइडिया को लिखने के कई रास्ते हैं। मैंने आपको कहा कि यदि ये रास्ता समझ लेंगे तो इसको देखना थोड़ा कई बार आसान हो जाता है, लेकिन कई बच्चों को ये रास्ता नहीं दिखता। जिनको ये रास्ता नहीं दिखता वो टाइम ज्यादा लगाएं, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम लिखें।
जिनको ये रास्ता नहीं दिखता, दूसरा ऑप्शन है कि मैकेनिकल एनर्जी सोचे, लेकिन जिनको ये रास्ता दिख जाएगा तो ये इजीएस्ट लगेगा उनको, तो इसलिए फिर इस पे काम करें, लॉस इन पोटेंशियल गेन इन काइनेटिक, या गेन इन पोटेंशियल लॉस इन काइनेटिक, क्योंकि इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इसी इक्वेशन को चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, के इनिशियल माइनस के फाइनल इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इसको क्या लिखेंगे, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो या तो लिखेंगे लॉस इन काइनेटिक इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल, या लिखेंगे लॉस इन पोटेंशियल इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक, लॉस इन पोटेंशियल इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक, या लिखेंगे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनल, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। ऐसा ये कहानी सारे के सारे कब वैलिड है, जब कोई ऐसा फोर्स नहीं है जो सिस्टम से एनर्जी को छीनकर बाहर ले जाए। मतलब ये सारे वैलिड हैं तब जब वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव जीरो है, तभी ये सारे वैलिड होंगे, वर्ण वैलिड नहीं है कोई। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, आपने जब कहा when non-conservative, when work done by non-conservative zero, then क्या क्या आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है u इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल्स टू u फाइनल प्लस के फाइनल सोचने का। दूसरा ऑप्शन है और u इनिशियल माइनस u फाइनल इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल सोचने का। तीसरा ऑप्शन है के इनिशियल माइनस के फाइनल इक्वल्स टू u फाइनल माइनस u इनिशियल सोचने का। इनको एक बार देखो, सबके लिए कंडीशन यही है, when जब ये वैलिड होता है तब ये कहते हैं, ध्यान सुनिए, when नॉन कंजर्वेटिव जीरो, मतलब ऐसा कोई नहीं है जो सिस्टम से बाहर, जैसे रेजिस्टेंस, तो वो क्या होगा कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा, वो मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल काइनेटिक पोटेंशियल फाइनल बराबर करते हैं। दूसरा मतलब कि एक यदि कोई कम हो रहा है जैसे पोटेंशियल एनर्जी, तो उससे दूसरा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तीसरा मतलब यदि काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं यदि ऊपर वाला कंडीशन वैलिड है। यदि ये कंडीशन वैलिड हो तो चाहे तो आप पहला मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व सोचिए, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, मैकेनिकल इनिशियल इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, या पोटेंशियल इन काइनेटिक दोनों बराबर, या तीसरा सोचिए लॉस इन पोटेंशियल। तो ये रास्ते, इसके पीछे एक शर्त है, वो शर्त क्या है, व्हेन नॉन कंजर्वेटिव जीरो। शर्त क्या है, व्हेन नॉन कंजर्वेटिव जीरो। यदि नॉन कंजर्वेटिव जीरो अब आप इसको सोचने की कोशिश करती अपर्णा, हम हमरा मन है एसी ऑन कर दिया। मुझे ये बताइए, ये ब्लॉक है और इसको मैं थ्रो कर रहा हूं 6 मीटर पर सेकेंड से, 4 kg का है, रफ सरफेस है,
और आगे जा करके ये रेस्ट पे हो आ गया। अब यदि यहां पर कोई आपसे कहता है, अब अगर आपसे यहां पर कोई कहता है कि वर्क काइनेटिक एनर्जी को थ्योरम को कैसे बोलेंगे आप, बोलकर, सुनकर, समझकर काम करना आसान हो जाए। तो यहां पर तो रफ है, तो यदि मैं कहता हूं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, वो आइडिया तो बेकार हो जाएगा। क्या यहाँ किसी तरह का पोटेंशियल एनर्जी दिख रहा है आपको? क्या यहाँ किसी प्रकार का पोटेंशियल एनर्जी दिख रहा है आपको? नो सर। यदि नहीं दिख रहा तो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ मैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ आपको क्या पहला लाइन दिख रहा है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी? यस सर। आखिर ये काइनेटिक एनर्जी किसने छीन लिया होगा? क्यों रुक गया ब्लॉक? फिजिक्स मत लगा, फ्रिक्शन। मूर्खों की तरह सोच के जवाब दो। फ्रिक्शन। तो हम क्या कहेंगे, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इस ब्लॉक ने खो दिया, किसके कारण? वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। यदि फ्रिक्शन के अगेंस्ट इस ब्लॉक को वर्क नहीं करना पड़ता तो ये एनर्जी का लॉस नहीं होता। अब एक पॉइंट ध्यान रखिए, एक बार टर्म आएगा वर्क बाय फ्रिक्शन और एक टर्म आएगा वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, और इन दोनों में एक रिलेशन होता है। यदि वर्क डन बाय फ्रिक्शन आप लिखते हैं प्लस एक्स, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होगा माइनस एक्स। यदि वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिखते हैं माइनस वाई, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होगा प्लस वाई।
मतलब ये जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में एक रिलेशन है, उस रिलेशन को समझिए जिसे पूरी दुनिया मानती है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, अगेंस्ट फ्रिक्शन। इस आइडिया को ऐसे देखिए, यदि कोई लिखता है वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ऑफ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अच्छा देखिए, एक ब्लॉक को 6 kg को आप 5 मीटर ऊपर ले गए, तो यहां से यहां तक A टू बी, बताइए वर्क डन, वर्क बाय ग्रेविटी कितना लिखेंगे? ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, वर्क बाय ग्रेविटी कितना लिखेंगे? माइनस mgh या प्लस mgh? माइनस। तो देखो ना यार, mg किधर है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट किधर है? ऊपर। अपोजिट है तो माइनस mgh। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री का डायरेक्शन है। 180 डिग्री का डायरेक्शन cos पाई -1 होता है। माइनस mgh, माइनस अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वर्क डन बाई फोर्स को निगेटिव लेते हैं, तो माइनस mgh कितना हो गया? -6 × 10 × 5 -300 जूल। अब देखिए वर्क डन या वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी कितना लिखोगे? जल्दी अकल लगाओ और बोल दो। प्लस वर्क mgh, अगेंस्ट ग्रेविटी कितना लिखोगे? mgh। प्लस 300 जूल, प्लस 300 जूल। तो आपको एक टर्म, एक कंसेप्ट और आपके दिमाग में मैंने कोशिश की दिया जाए, जिसमें हम लिखते हैं वर्क बाय एफ, और एक होता है वर्क अगेंस्ट एफ, अगेंस्ट एफ। और इनमें क्या रिलेशन होता है? तो एक का जो वैल्यू होगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई करो तो दूसरे का वैल्यू आ जाएगा। अब वापस आते हैं क्वेश्चन में जिसकी शुरुआत की हमने। तो यहां मैंने जो लिखा उस लाइन पर गौर करिए, क्या लिखा पहले। अब इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में देखिए, पॉजिटिव है या निगेटिव है टर्म? पॉजिटिव। ब्लॉक के काइनेटिक एनर्जी को आपने कम होते देखा, और ये फ्रिक्शन के अगेंस्ट मूव कर रहा है 4 kg। ये फ्रिक्शन के अगेंस्ट जाने में खत्म हो गया, फ्रिक्शन रोकने की कोशिश करता होगा, ये जा रहा है। तो हम यहां यदि कोई कहे इस एग्जांपल में फाइंड वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो एक लाइन में निकल आएगा आंसर। सॉल्व करते वक्त आप क्या लिखने वाले हो? सॉल्व करते वक्त लिखोगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन के लिए सीधा सीधा लाइन आएगा, ये कितना? के इनिशियल माइनस के फाइनल, हाफ इंटू 4 × 6 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 4 × 0 स्क्वायर प्लस 72 जूल बालक। वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन आपने कैलकुलेट किया है,
वर्क डन बाय फ्रिक्शन निगेटिव होता, क्योंकि फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ गया। वर्क डन बाय फ्रिक्शन निगेटिव आएगा, लेकिन वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन पॉजिटिव आएगा। तो आपसे यदि कोई पूछे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन और उसको आप बताओगे -72 जूल, तो निगेटिव नंबर भी देगा -1, क्योंकि यहाँ ये जो टर्म है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस इसको मिला हुआ है। वर्क डन बाई जो आएगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन अगेंस्ट आएगा दैट फोर्स। तो यदि आप लिखते हैं तो ये क्लियर है सोम, आपका आंसर सही है वर्क डन बाय फ्रिक्शन के लिए, लेकिन वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन के लिए गलत है। छोटा सा एक आइडिया है, उसको आप कोशिश करो सीखें। अच्छा यहां देखिए, एक इंक्लाइंड प्लेन है, 30 डिग्री इंक्लाइनेशन है, ये 6 kg का ये ब्लॉक है और इसको v0 वेलोसिटी से थ्रो करते हैं। म्यू का वैल्यू है 0.2 और ये ऐसे आकर के कहीं रुक जाता है। म्यू देंगे तो v पूछूंगा और v दे देंगे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन में पूछने की सोच सकता हूं। कई इंफॉर्मेशन हो सकता है आपको काम में लेना पड़े। अब आप सोचो और मुझे ये बताओ, यहां ये रेस्ट में दिख रहा है, ए से बी के बीच यहां से यहां तक रफ सरफेस होने के कारण आप ये तो नहीं बोल सकते लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आप यहाँ एनर्जी के गणित को, एनर्जी के आइडिया को फील करो और एक अच्छा सा लैंग्वेज बताओ यहाँ क्या हम होता देख रहे हैं एनर्जी का। तो जो आपको लॉस या गेन दिख रहा है उसे तो पहले ही लिख लो। कहा गया है फाइंड v0। तो यहाँ जो कंसेप्ट आप यूज करोगे वो क्या यूज करने वाले हो, देखो कि आपने देखा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, आपने देखा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन और एनर्जी कहीं गया है, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। मतलब एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का दो जगह यूज हुआ। एक जगह पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में यूज हुआ और एक पार्ट उसका फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में यूज हुआ। अब यदि इक्वेशन लिखेंगे, आप इक्वेशन लिखेंगे हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस 0, या वो तो 0 लिखने का क्या काम, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर लॉस है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए लिख देंगे mgh और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन के लिए लिख देंगे म्यू mg cos 30 इंटू h cosec 30। फोर्स इंटू फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि अगेंस्ट लिख रहे हैं। ये जो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर है, इसी का मान लो ये 100 जूल होता तो इसके दो टुकड़े हैं। मान लो 30 जूल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में गया और 70 जूल जो है फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन में गया, और वो दोनों जुड़ करके 100 हो जाएंगे। सर ये cosec 30 कहां से आ गया, उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करते हैं। ये लेंथ है s, देखिए sin 30 क्या लिखेंगे आप,
साइन 30 लिखेंगे h/s, s क्या हो जाएगा h/sin 30, इससे क्या लिख देंगे h cosec 30। सर ये आपने मन ही मन सोचा, हाँ तो आप क्या हमसे कम हैं, आप भी मन ही मन सोचेंगे आगे चल के, s बराबर h cosec 30। यदि ऐसे होता, जल्दबाजी ना करें, आराम से देखें, ये ब्लॉक है, ये रफ सरफेस है, यहां से यहां तक ये दिखाया गया है 8 मीटर, ये दिया गया है 100 न्यूटन पर मीटर, ये 4 kg का ब्लॉक है, और ये आगे जब नीचे आता है ये कितना मैक्सिमम ये कंप्रेस करता है, ये आपसे कहा गया है 20 सेंटीमीटर कंप्रेस करके रुक जाता है। ओरिजिन से ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री। आपको बताना है म्यू का वैल्यू क्या होगा। ये रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, हाइपोथेटिकल एक क्वेश्चन मैं कह सकता हूं, क्योंकि म्यू का वैल्यू हमारा मुझे नहीं पता, मैंने एक जस्ट डिराइव किया कि ऐसा कुछ हुआ है। अब मुझे ये बताइए यहाँ कौन कौन से एनर्जी की चर्चा की जाएगी। तो एक तो ग्रेविटी का वर्क डन होगा, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा की जाएगी, एक तो फ्रिक्शन की चर्चा की जाएगी, और एक काइनेटिक एनर्जी की चर्चा की जाएगी, और एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा की जाएगी। अब मुझे बताइए यदि हम चर्चा करना चाहते हैं तो आप कौन से एनर्जी को कम होता देख रहे हो? पोटेंशियल। पोटेंशियल, बहुत बढ़िया। आप ध्यान रखिएगा वो वहां से यहां तक आता है ब्लॉक, और यहाँ फाइनल भी रेस्ट पे है। तो आप कहां से कहां तक बात करने वाले हैं? ए वाले पोजीशन से ये बी वाले पोजीशन तक। तो ए टू बी लिख रहे हैं, तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, ए पे काइनेटिक एनर्जी कितना है? 0 और बी पे? और बी पे 0। क्या काइनेटिक का कोई हेरफेर हुआ? नो सर। तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा ध्यान से देखिए, स्प्रिंग का क्या है, गेन या लॉस? गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा ये बताइए, तो ग्रेविटेशनल एनर्जी जो कम हुई ब्लॉक की, क्या वो सारा जाके स्प्रिंग में जमा हुआ या रास्ते में गायब भी हुआ कुछ? सर जमा हुआ। और फ्रिक्शन तो कुछ नहीं कर रहा होगा, वो तो वैसे ही जाने देगा। नहीं सर, लॉस होगा। तो आप उससे क्या लिखेंगे? वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। अब आपके दिमाग में आएगा सर आप अगेंस्ट ही क्यों सोचते हो हमेशा, कभी कभी सपोर्ट में भी सोचा करो। अच्छा ये बताओ ना, आपके पास कुछ एनर्जी जमा दिख रहा है आपको 100 जूल, और उसको बांट देते हो, तो कहां कहां गया ढूंढोगे? तो पॉजिटिव टुकड़े ही तो ढूंढोगे। 10 वहां गया, 20 वहां गया, 25 वहां गया। तो आपने जब लिखा गेन इन स्प्रिंग तो ये पॉजिटिव होगा, और वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन ये भी पॉजिटिव होगा, और ये दोनों टुकड़ा जुड़ करके
यही दोनों जगह तो बटा है एनर्जी, ये दोनों टुकड़ा जुड़ करके लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। तो लॉस जो हुआ है उन पे फोकस करें, और ये जो लॉस है कहां कहां बटा उनको देखें। तो जहां जहां बटा उन टुकड़ों का इकट्ठा डाटा जो लॉस हुआ उसके बराबर कर दे। तो ध्यान रखिएगा, एक एक रफ एक दिमाग में मेरे हमेशा ये रहता है कि एक बार रिवर्स चेक करूं कि ये पॉजिटिव है, ये टुकड़ा भी पॉजिटिव है और ये टुकड़ा भी पॉजिटिव है, और ये जो दोनों टुकड़े आ रहे हैं ये दोनों पॉजिटिव बाद वाले राइट साइड के, ये लेफ्ट साइड वाले के ही से निकल कर आते हैं। वो मुझे थोड़ा सा मैथमेटिक्स की ये फील आनी चाहिए कि आखिर जो 4 kg है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वही है जो ये सब कुछ कर रहा है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी वर्क कर रहा है और स्प्रिंग में भी जमा करके फिर रख देता है। अब मुझे ये बताइए कि यदि इस क्वेश्चन के ग्रेविटी ना सोचकर ऐसे डिजाइन किया जाए, क्वेश्चन 6 kg है, 10 मीटर पर सेकेंड से जाते हुए ये एक स्प्रिंग जो कि अभी नेचुरल लेंथ में है, जिसका के दिया गया है 100 न्यूटन पर मीटर, ये डिस्टेंस है डी 2 मीटर, म्यू का वैल्यू है 0.2, आपको बताना है ये स्प्रिंग कितना सेंटीमीटर मैक्सिमम कंप्रेस करके ब्लॉक मानेगा, मैक्सिमम कितना कंप्रेस हो कर पाएगा ब्लॉक आते आते। तो यहां पर एनर्जी के बारे में हम सोचें तो कौन सा एनर्जी कम होते दिख रहा है, काइनेटिक एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या स्प्रिंग पोटेंशियल? काइनेटिक। तो एक काम तो तय हो गया कि लिखेंगे लॉस इन काइनेटिक, और बढ़ता कौन सा दिख रहा है, गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल। और दूसरा टुकड़ा जो एनर्जी का है काइनेटिक में जो कमी आई है वो कहां गया, किसके अगेंस्ट भाग दौड़ में गया, फ्रिक्शन, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। क्या लिखने वाले होंगे, 1/2 × 6 × 10 स्क्वायर, 1/2 × k × x स्क्वायर प्लस म्यू mg इंटू डी प्लस एक्स। और वो प्लस में क्यों है ये ध्यान दीजिए, ये प्लस में क्यों है, क्योंकि ये दो टुकड़े को इकट्ठा मैं कर रहा हूं। म्यू mg डी प्लस एक्स ये हुआ निगेटिव हाथ ऑफ फ्रिक्शन का वर्क, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन देखेंगे तो पॉजिटिव लिखेंगे, और ये जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है और ये जो स्प्रिंग की एनर्जी है ये दोनों मिल करके ही ना काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा जो शुरू में था ब्लॉक के पास। तो यहाँ मैकेनिकल एनर्जी नहीं है केवल, यहाँ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी है, लेकिन उनको भी हम एक मौका दे रहे हैं इस इक्वेशन में आने का, कहलाएगा वही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, यहाँ एक बात आप सोच करके जवाब दीजिएगा, जल्दबाजी में नहीं। ए पॉइंट ये नेचुरल लेंथ में है, इस ब्लॉक को रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो जैसे ही छोड़ते हैं ये ब्लॉक, क्या ये यहीं रुका रहेगा या नीचे जाना शुरू करेगा? और जाते जाते फिर फाइनली कहीं रुकेगा या नहीं रुकेगा? रुकेगा। तो ये भी होगा रेस्ट। तो यहाँ मैक्सिमम कितना नीचे आया ये हम जानना चाहते हैं।
ये क्वेश्चन आपके सामने पहले भी आया था। तो यहाँ कौन से दो एनर्जी का देख रहे हैं आप उपयोग? ये यहाँ भी रेस्ट और यहाँ भी रेस्ट, तो क्या काइनेटिक एनर्जी कहीं से भी आएगा रोल में? क्या यहाँ काइनेटिक एनर्जी आएगा रोल में? नो सर। ओ सर। तो कौन सा एनर्जी कम होते देखा आपने? पोटेंशियल। कौन सा, ग्रेविटेशनल या स्प्रिंग? ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल। और गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल। तो लॉस हो गया mg/, और गेन हो गया हाफ के वाई स्क्वायर, तो y हो गया 2mg/k। अच्छा, जब ये नीचे जाना शुरू करेगा तो नीचे कौन ले जा रहा है इसे? ग्रेविटी। तो मुझे बताइए, जहां ये रुका, क्या वहां मैं ये लिख सकता हूं कि ky बराबर mg? और यदि लिखूंगा तो y आ जाएगा mg/k। तो सही कौन सा है? ये ऊपर वाला रिजल्ट सही है या नीचे वाला रिजल्ट सही है? ऊपर एक ही वाला। समय तो दोनों सही नहीं हो सकता। नीचे वाला क्यों सही नहीं है? सर ky इज इक्वल टू mg नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? रेस्ट तो दिखा। तो आप कहिए कि ये एक रेस्ट तो है, लेकिन यहां से वापस ऊपर जाएगा। यस सर। ये मोमेंटली रेस्ट है। और तुरंत ये वापस मुड़ेगा, क्योंकि यहां पर जो फोर्स होगा, आप देखिए ये जो y देखेंगे ना, तो y ला करके रख के देखो, यहां फोर्स कितना मिल जाएगा? k 2mg/k। ऊपर वाला फोर्स है 2mg, तो ये यहाँ इसे थोड़े ना बैठने देगा, इसको वापस लेके भागेगा। और यदि ऐसा एक स्प्रिंग ब्लॉक आप छोड़ते हैं तो पहले नीचे जाएगा, फिर वापस आएगा, नीचे जाएगा, फिर वापस आएगा, नीचे जाएगा, फिर वापस आएगा। ऐसे मोशन को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन, रोटेशन या ऑसिलेशन? ऑसिलेशन। तो ये ऐसा जो मोशन होगा वो कौन सा मोशन कहलाएगा? ऑसिलेशन। अब मुझे ये सोच के बताइए कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होता होगा? शुरू में भी 0 है और अंत में भी 0 है वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी मैं कहां उम्मीद करूं? अच्छा, ये बताइए, वेलोसिटी बढ़ाने का काम किसकी जिम्मेदारी है? शुरू में जब ये नीचे आना शुरू करता है तो किसके कारण वेलोसिटी बढ़ता है? ग्रेविटी के फोर्स के कारण या स्प्रिंग के फोर्स के कारण? ग्रेविटी। और कब तक बढ़ेगा फोर्स? कब तक वेलोसिटी बढ़ेगा? तब तक, नीचे आते हुए तब तक वेलोसिटी बढ़ेगा जब तक कि mg बड़ा है स्प्रिंग वाले फोर्स से। और जहां पर mg और kx बराबर हो जाएगा, वो बीच में एक पॉइंट होगा इक्विलिब्रियम, जहां kx किसके बराबर हो जाएगा? mg के, और ये x हो जाएगा mg/k, मतलब वो मिड पॉइंट होगा, मतलब वो मिड पॉइंट होगा, वो गायब हो जाएगा। थोड़ी देर में हम आपको कॉल करते हैं। तो जब तक ये देखिए mg/k कहां पर होगा? मिड में। मिड वाला पॉइंट ऐसा पॉइंट है, एक नंबर करो। मिड पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमने kx और mg को बराबर देखा, और इससे जब नीचे जाएंगे
जब इससे नीचे जाएंगे, इक्विलिब्रियम से नीचे जाएंगे, तो कौन बड़ा हो जाएगा? के एक्स डैश बड़ा हो जाएगा mg से, और जब के एक्स डैश बड़ा हो जाएगा तो रिटार्डेड मोशन होगा। तो इसमें गौर से देखिए, यहां से यहां तक v इंक्रीजिंग, ये ए वाला पोजीशन है, और बी भी, ये भी रेस्ट था, और नीचे जाएंगे तो ये नीचे भी आ रहा है रेस्ट, और इसके बीच में v डिक्रीजिंग। तो जहां ऐसा होता है, के एक्स mg के जब बराबर हो जाता है, वहां पर हम देखते हैं इक्विलिब्रियम। यहां मैक्सिमम स्पीड मिलेगा। छोड़ दी है, आईफोन की नहीं जरूरत है, आईफोन की नहीं जरूरत है, नहीं। मैक्सिमम स्पीड इक्विलिब्रियम पे हमें देखने को मिलेगा। अब यहां उसी आइडिया को देखिए कि ये स्प्रिंग है, और यहां से ये ब्लॉक आपने रेस्ट से रिलीज किया, तो जब ये ब्लॉक नीचे आएगा तो ये आते आते यहां वापस रुकता होगा। ए भी रेस्ट, बी भी रेस्ट। मैक्सिमम स्पीड कहां होगा? क्या इस पॉइंट पर मैक्सिमम स्पीड होगा? ये सी जो देख रहे हैं, या आगे कहीं मैक्सिमम स्पीड होगा? डी पे। अब मुझे सोच के आराम से और फिर ये बताने की कोशिश करिए कि कहां एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैक्सिमम स्पीड और क्यों। ये स्मूथ सरफेस था, रेस्ट से आपने रिलीज किया, इवन स्मूथ सरफेस पे रेस्ट से रिलीज किया, तो ये ब्लॉक नीचे आएगा, नीचे आएगा, स्प्रिंग को टच करेगा, फिर उसको दबाते जाएगा। तो मैक्सिमम स्पीड सी पर होगा या मैक्सिमम स्पीड बी पे होगा? बी पे आके तो फाइनली रेस्ट पे आ गया। तो ट्रिकी क्वेश्चन है, आराम से सोचिए। तो मुझे भी लग रहा है शायद सी पे मैक्सिमम स्पीड हो। अच्छा, स्पीड कब तक बढ़ेगा? सर जब तक स्प्रिंग फोर्स नहीं लगेगा, रोकेगा नहीं जब कोई। तक mg sin थीटा ग्रेटर है f स्प्रिंग से। अब मुझे ये बताइए, सी पॉइंट पर जब ब्लॉक पहुंचा है तो स्प्रिंग फोर्स कितना दिख रहा है एट सी? क्या स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन है? और जब स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन है ही नहीं, तो स्प्रिंग फोर्स तो अभी आया ही नहीं है। तो जब तक mg बड़ा होगा स्प्रिंग फोर्स से, टिल देन block will be accelerated। यदि ब्लॉक नीचे आ रहा है और mg sin थीटा बड़ा है स्प्रिंग फोर्स से, तो इसका मतलब mg sin थीटा माइनस f स्प्रिंग नीचे की तरफ होगा, और जब तक नीचे की तरफ होगा तब तक वो एक्सेलरेटेड रहेगा। तो कहीं ना कहीं एक टर्म आता होगा इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम पे हम लिखते होंगे mg sin थीटा इक्वल्स टू के एक्स नॉट। तो ये जब आगे बढ़ेगा एक्स नॉट, जब ये आगे स्प्रिंग को दबा देगा एक्स नॉट, उस टाइम पर हम कहेंगे कि mg sin थीटा के एक्स नॉट के बराबर है। उस टाइम पे नीचे और ऊपर वाला फोर्स बराबर हो गया, और उससे जब आगे बढ़ेंगे
तो स्प्रिंग में ज्यादा कंप्रेशन होने के कारण रिटार्डेड मोशन हो जाएगा, और mg sin थीटा तो कांस्टेंट ही है, लेकिन x नॉट से ज्यादा कंप्रेशन हो जाने पर अब वो डोमिनेट करने लगेगा, और रिटार्डेड मोशन के कारण आगे चल के ये कहीं रुक जाएगा बी पॉइंट पे। तो आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम स्पीड कहाँ होगा, तो आप क्या कहोगे, कहां पर होगा मैक्सिमम स्पीड? जहां ये रास्ते में कहीं इक्विलिब्रियम अचीव करता होगा वहां पर होगा। सर इक्विलिब्रियम पे तो रुक जाएगा। अरे यार, न्यूटन चिल्ला चिल्ला के कह के गया, जब नेट फोर्स 0 होगा तो या तो ऑब्जेक्ट रुका होगा या उस समय पे कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता दिखेगा। इक्विलिब्रियम होने के लिए जरूरी नहीं है कि वो रुका ही हो तभी इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स 0 होता है इक्विलिब्रियम का कंडीशन। प्रैक्टिकली देखिए, एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को h हाइट से आप गिराते हैं एक स्प्रिंग के ऊपर जो जमीन से ऐसे आया हुआ है, और ये ब्लॉक क्या करता है, ये स्प्रिंग को जा करके दबाता है। ग्रेविटी ऐसे है। तो आपको अब ये सोचना है कि यहां पर इसका स्पीड मैक्सिमम होगा या ये नीचे आते हुए रास्ते में कहीं मैक्सिमम होगा या फाइनली ये कहीं रुक जाता होगा। तो मैंने इनके नाम रख दिए A, B, C, D। आपको क्या लगता है, क्या B पॉइंट पे मैक्सिमम स्पीड होगा या D पॉइंट पे मैक्सिमम स्पीड होगा? और A के बारे में मैं बता देता हूं, रिलीज फ्रॉम रेस्ट या ड्रॉप्ड। रिलीज्ड और ड्रॉप्ड। आपने जब M ब्लॉक को ड्रॉप किया तो ग्रेविटी के कारण इसका स्पीड क्या होता होगा, बढ़ेगा। और यदि ग्रेविटी के कारण इसका स्पीड बढ़ेगा तो स्प्रिंग जब दब रहा होगा ब्लॉक से तब वो रोकना शुरू करेगा, लेकिन mg जब तक ताकतवर बना है स्प्रिंग फोर्स से तब तक वो स्पीड बढ़ाता जाएगा। तो रास्ते में कहीं न कहीं आएगा इक्विलिब्रियम, जहां हम लिखेंगे kx नॉट बराबर mg। वहां पर जो वेलोसिटी होगा ये वेलोसिटी होगा मैक्सिमम। उसके नीचे जाने पर kx डोमिनेट कर जाएगा, जिसके कारण रिटार्डेड मोशन शुरू हो जाएगा और फाइनली कहीं जा करके ये रेस्ट पे आएगा। सर यहाँ पे तो लिमिटेड ब्लॉक्स थे, बट अगर सिस्टम में कॉम्प्लिकेशन आ जाए ज्यादा तो हमें पता कैसे लगता है कि फिर से एक बार बताएं प्लीज। सर अगर कोई इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम आ जाता है तो हमें पता कैसे चलता है कि इक्विलिब्रियम कहाँ अटेन होगा? आप एक चैप्टर अभी आगे भी पढ़ेंगे ना, रोटेशन, आगे पढ़ेंगे SHM, और बार बार टर्म इक्विलिब्रियम आता रहेगा। और जब जब इक्विलिब्रियम आएगा कुछ नया आपको मौका मिलेगा सीखने का, तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम में भी आप कंफर्टेबल हो जाएंगे धीरे धीरे। सोचो, इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैं आपको बताता हूं, इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स। जैसे ये ब्लॉक है, इंक्लाइनेशन हमने कहा 60 डिग्री और म्यू का वैल्यू कह दिया 0.1, और ये है m, ये है k। तो जब ये रेस्ट से रिलीज किया तो ब्लॉक नीचे आना शुरू करेगा, कभी ना कभी ये इक्विलिब्रियम में कहीं पहुंचेगा और फिर आगे कहीं ना कहीं रेस्ट पे आएगा। मैं इनके लिए नाम लिख देता हूं, A, B, C, D। इनिशियल रेस्ट, यहां भी मैंने कह दिया रेस्ट, और फाइनली यहां भी मैंने कह दिया रेस्ट। अब बताइए आप कि मैक्सिमम स्पीड कहां पे देखेंगे आप?
बी पे या सी पे? सी। चलिए सी पे आपने कहा वी मैक्सिमम, और फिर आपने मुझे बताया कि सर यहाँ इसलिए मैक्सिमम क्योंकि यहाँ पर है इक्विलिब्रियम। मुझे ये बताइए कौन कौन से फोर्स अभी यहाँ लग रहे होंगे? एक mg sin थीटा, एक फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा, और एक स्प्रिंग फोर्स के एक्स नॉट। तो अब बताइए इक्विलिब्रियम में क्या लिखना ठीक रहेगा यहाँ पर? एट सी। मुझे ये बताइए इक्विलिब्रियम में किसको किसको बराबर करेंगे? नीचे कौन है? mg sin थीटा। ऊपर कौन है? फ्रिक्शन और के एक्स नॉट। ऐसे लिख देंगे। इक्वल सर क्यों किया आपने? अरे यार सोचो ना, जब तक mg sin थीटा ज्यादा ताकतवर था, फ्रिक्शन तो चाहता ही था रोक लूं, लेकिन उससे रुका नहीं क्योंकि mg sin थीटा बड़ा था। तो फ्रिक्शन और स्प्रिंग दोनों मिलके चाहेगा रोक दूं। तो जब वो बराबर होंगे वहां भी मैक्सिमम, और उससे नीचे जाने पर रिटार्डेड मोशन, फाइनली रेस्ट, और फिर वापस वहां से आएगा ब्लॉक, क्योंकि स्प्रिंग धकेलेगा और वो वापस ऊपर आ सकता है। तो डी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम नहीं है, सी पॉइंट पे कहीं इक्विलिब्रियम है मे बी। तो क्या एक ये छोटा सा आइडिया सेट हुआ कि मैं एक तो होता है कि एनर्जी सोचे, और एक होता है कि उसी बीच में जाके ये इक्विलिब्रियम वर्ड को लेकर के वी मैक्सिमम के बारे में चर्चा की जाती है, तो उनको भी समझे। सर आपने जो लिखा है रेड कलर से mg sin थीटा इज इक्वल टू, क्या लिखा है वो? फ्रिक्शन एफ, ऊपर कौन रोकने की कोशिश कौन कर रहा है ब्लॉक को? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन और स्प्रिंग। स्प्रिंग, तो के एक्स प्लस एफ। ओके सर। ठीक ना? यदि इनको हम बराबर कर दें तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ओके सर। बहुत बढ़िया मेरे साथ। तो ये हमने, कौन सी पोजीशन पर वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा? अच्छा वेलोसिटी बढ़ा कौन रहा है? ये नीचे क्यों आया ब्लॉक ए पॉइंट से? इंक्लिनेशन और ग्रेविटी के कारण। कहो ना mg sin थीटा के कारण। किसके कारण नीचे आ रहा है? mg sin। और रोकने की कोशिश कौन कर रहा है? फ्रिक्शन और कहो स्प्रिंग। फ्रिक्शन। फिर भी नहीं रुक रहा, क्यों नहीं रुक रहा? कहो कि सर mg sin थीटा बढ़ा है इसलिए नहीं रुक रहा होगा। तो कब तक स्पीड बढ़ता रहेगा? सर यदि स्प्रिंग सपोर्ट करने ना आए फ्रिक्शन को तो हमेशा बढ़ता रहेगा इंक्लाइन प्लेन पे। तो फिर स्प्रिंग कब सपोर्ट करने के लिए आएगा? जब बी पॉइंट से आगे बढ़ेगा ब्लॉक। बी पॉइंट तक स्प्रिंग कुछ नहीं कर रहा था, और बी पॉइंट से आगे बढ़ेगा ब्लॉक तो स्प्रिंग अपना सपोर्ट फ्रिक्शन की तरफ बढ़ाता जाएगा, भाई नहीं चलने दे, भाई नहीं चलने दे। और जब तक mg sin थीटा दोनों से ज्यादा ताकतवर है तब तक स्पीड बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा ब्लॉक का mg sin थीटा? ये बताओ। तो जिस मोमेंट पे mg sin थीटा और उधर फ्रिक्शन प्लस के एक्स बराबर हो जाएंगे, वो हो गया इक्विलिब्रियम, वहां तक स्पीड बढ़ा। अब यदि स्पीड के कारण ब्लॉक और नीचे आएगा तो स्प्रिंग ज्यादा दबने के कारण ब्लॉक अब रिटार्डेड मोशन में आ जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग और फ्रिक्शन मिल करके mg sin थीटा से ज्यादा ताकतवर हो गए, वो रिटार्डेड मोशन होगा, इसीलिए आगे चल के वो रुक जाएगा डी पॉइंट पे। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ मिलेगा? तो वेलोसिटी कब तक बढ़ेगा ये सोचो। तो वेलोसिटी तब तक बढ़ेगा जब तक कि mg sin थीटा ज्यादा ताकतवर है। किसके किसके रिस्पेक्ट में? तो फ्रिक्शन और स्प्रिंग फोर्स के रिस्पेक्ट में। और जहां वो बराबर होंगे वो कहलाएगा इक्विलिब्रियम, और उससे नीचे बढ़ने पर अब इक्विलिब्रियम फिर गायब हो गया, अब रिटार्डेड मोशन होगा, फिर कहीं जाके ये रुकेंगे, फिर वहां से धकेल दिए जाएंगे स्प्रिंग से।
इतने लोगों को ये समझ में आया है वो हैंड राइज करें प्लीज। बहुत बढ़िया मनीषा, आदित्य, कृतिका, बहुत बढ़िया, सोम, शिवेंद्र, कार्तिक, बहुत बढ़िया, कीर्ति, आर्यन, दिव्यांशु, सौमिल, प्राप्ति, केतव, अरे वाह, भव्या, वेदांत, अरे वाह वेदांत, शानदार। अजिंक्य, अंश और कुशल, बालक देखो थोड़ा टफ है तो घबराना मत, हम लोग कोशिश कर सकते हैं और वही कर रहे हैं। अच्छा, टेक्निकल एरर है अंश, आप भी हैंड राइज कर चुके हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम लोग ये जो प्रोसीजर एक देख रहे हैं, इनके साथ अपना कंफर्ट बनाना है। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या था, वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट फोर्स। वर्क डन बाय फोर्स यदि पॉजिटिव होगा, वर्क डन अगेंस्ट फोर्स नेगेटिव होगा। वर्क डन बाय फोर्स यदि नेगेटिव होगा तो वर्क डन अगेंस्ट फोर्स पॉजिटिव होगा। एक तो ये आइडिया सीखा आपने। फिर आपने सीखा कि सिस्टम में एनर्जी कहाँ कहाँ जा रहा है और है क्या, कौन बढ़ा कौन घटा, उन पे नजर रखें। और एनर्जी छीन के कौन ले गया और कितना एनर्जी छीन करके ले गया, उसका ध्यान रखें। अब फिर हम एक रिलेशन लिख सके और रिलेशन के बाद इक्वेशन लिख सके जिससे हम रिजल्ट तक पहुंच सके। तो आप सब लोग घर में जब बैठते हैं तो ये पिछले लेक्चर और आज वाले लेक्चर के जो आइडियाज आपको दिया गया वो वीडियो एक बार चाहो तो और देख लो आप। और HC वर्मा के 80% क्वेश्चन में आप ऐसे इक्वेशन लिख दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में। पावर वाले अभी छोड़ देना, क्योंकि पावर जब मैं सिखा दूंगा तब उसे बनाना। वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाले क्वेश्चन जहां दिखे उन्हें छोड़ देना, वर्टिकल सर्कुलर पाथ पे मोशन, क्योंकि उसकी डिटेल सर्कुलर मोशन जब पढ़ाऊंगा तब। तो रिमेनिंग जो क्वेश्चंस होंगे उनमें आपको एनर्जी को ऐसे सोचेंगे आप, मतलब चैप्टर के आप 70% क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं जो आपसे बन सकता है, इतने आइडिया से केवल। पिछला लेक्चर और ये लेक्चर भी मैं शेयर कर दूंगा आज, आप इनको एनालाइज करिए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ ना कि आप यदि थोड़ा सा इनको एनालाइज करते हैं ढंग से तो ये आसान टॉपिक है, मजे आएंगे। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अच्छी अच्छी किताबों ने ये लिखा है कि आपके पास जब एक ही क्वेश्चन के बनाने के 4 रास्ते हो और एक रास्ता वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम या एनर्जी कंजर्वेशन से आता हो तो वो सबसे आसान रास्ता होगा, आप उसी को पकड़ो। तो ये इस पे मैं बहुत भरोसा करता हूँ स्टेटमेंट पे, और मेरे कई रास्ते होते हैं तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में सोचता हूँ। अगले टर्न पे मैं इरोडोब के 5-7 क्वेश्चन ऐसे ही आपको बना के क्लास में दिखा दूंगा, जिनमें 2-2 लाइन में आप उत्तर बता दोगे, जबकि किताब को बहुत टफ माना जाता है, केवल आपका सोचने का रास्ता सही है। तो आप HC वर्मा ट्राई करिए एक बार घर में, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में वर्क वाले क्वेश्चन, और हर एक में एनर्जी का गणित देखिए ध्यान से। और नहीं आपको लगे एनर्जी नहीं समझ में आएगा, ऐसे कुछ बच्चे रहते हैं, तो वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम अप्लाई करिए, सारे फोर्स का ध्यान रखिए, FBD बनाइए, उन हर एक फोर्स का वर्क डन अलग अलग देखिए, वर्क डन का सम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर लिखिए। आपका टाइम ज्यादा लगेगा, आप रिजल्ट तक पहुंचेंगे। और जो एनर्जी को मेरे स्टाइल में लिख रहे हैं उनका टाइम कम लगेगा, वो भी रिजल्ट तक पहुंचेंगे। तो मैं वेट करता हूँ, आप लोग मुझे बताएं अगले टर्न पे कि मजा आया, क्वेश्चन बने और कहानी कंटिन्यू रहता है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।